गुड इवनिंग एवरीवन। एग्जाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। एक बार फिर से मुलाकात आप लोगों से इसी प्लेटफॉर्म पर हो रही है और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस वक्त हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की 10वीं यूनिट के बारे में स्टडी करने के लिए हम लोगों की मुलाकात इस प्लेटफॉर्म पर होती है, इस समय पर होती है। रोज की तरह आज भी हमारी मुलाकात इसी प्लेटफॉर्म पर हो रही है। और उससे पहले मैं आप लोगों से कह देता हूं कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने डाउट्स को कमेंट में लिखिए, क्योंकि अगर आपके डाउट्स मुझ तक नहीं पहुंचेंगे तो मैं आपको उन डाउटों का सॉल्यूशन नहीं बता पाऊंगा। तो आप लोग अपने डाउट जितने भी हैं वो सब के सब अपने जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्रीवियस लेक्चर्स या पुराने लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो हम लोगों ने देख लिया था, क्या देखा था, राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग या मध्य प्रदेश महिला आयोग के बारे में बहुत ही अच्छे से, बहुत डीप स्टडी हम लोगों ने कर ली थी और हम लोगों ने उस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से खत्म भी कर दिया। ठीक है, इस चीज में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए, जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इस देश में एक ऐसी व्यवस्था की गई कि महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी जितने भी अधिकार हैं उन अधिकारों के संरक्षण के लिए, उन अधिकारों के संरक्षण, उन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए इस देश में एक आयोग का गठन किया गया, जिसे बोला गया राष्ट्रीय महिला आयोग, या मैं कहूं राज्य स्तर पर या मध्य प्रदेश के स्तर पर मैं कहूं तो मध्य प्रदेश महिला आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय स्तर पर विधेयक लाया गया, मध्य प्रदेश के स्तर पर भी विधेयक लाया गया और ऐसे आयोगों का गठन किया गया था। महिलाओं की बात आई तो मैंने सोचा कि राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित या महिलाओं के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जब आयोगों को हम लोगों ने पढ़ ही लिया तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों से संबंधित अगर कोई आयोग है कि बच्चों के अधिकार, बच्चों के संवैधानिक अधिकार और बच्चों के कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए क्या कोई ऐसी बॉडी है, क्या ऐसा कोई आयोग है जो इस देश के बच्चे हैं या जो इस देश के किशोर हैं उनके जो अधिकार है या उनके जो कानूनी अधिकार है या उनके जो संवैधानिक अधिकार है, क्या उनको भी सुनिश्चित करने के लिए इस देश में कोई व्यवस्था की गई है? क्या इस देश में उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए भी किसी आयोग या किसी कमीशन का गठन किया गया है? तो आज का जो डिस्कशन होने वाला है हम लोगों का ऐसे ही एक आयोग के बारे में होना है, जिसे बोला जाता है क्या, आप लोग देख रहे हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राज्य स्तर पर देखेंगे मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय महिला आयोग पढ़ा था या राष्ट्रीय महिला अधिकार संरक्षण आयोग पढ़ा था, उसी तरीके से हम लोग केंद्र स्तर पर यहां पर पढ़ेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। क्यों सर महिला आयोग के बाद सीधे आप हम लोगों को बाल अधिकार संरक्षण आयोग पढ़ा रहे हैं? क्योंकि इन दोनों आयोगों में बहुत सी समानताएं हैं, मतलब आप समझिए दोनों बिल्कुल एकदम सिमिलर है। कुछ डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस भी मैं आप लोगों को जब पढ़ाऊंगा तो वो चीज मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो जिस प्रकार आप लोगों ने राष्ट्रीय महिला आयोग पढ़ा था, मध्य प्रदेश महिला आयोग पढ़ा था, तो उसी टाइप से हम लोगों को पढ़ना है कि बच्चों के संवैधानिक अधिकार और बच्चों के कानूनी अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए इस देश में क्या गठित किया गया। इस देश में एक कमीशन, एक आयोग का गठन किया गया, जिसे बोला गया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उसको बोला गया। मैं पेन अपना उठा लेता हूं, ठीक है। ऑलरेडी देखिए ज्यादा हम लोग डिस्कशन करेंगे नहीं, क्योंकि सब कुछ हम लोगों ने राष्ट्रीय महिला आयोग में पढ़ चुका है। बस यहां पर हम लोगों को देखना है कि क्या, क्योंकि अब आप लोगों ने इतने लेक्चर देख लिए तो आप लोगों को आदत हो चुकी होगी कि किस प्रकार की संरचना होगी, कौन नियुक्ति कर रहे हैं। हर आयोग को उस ही आयाम में पढ़ना है। कौन से आयाम में? पदावधि, कार्यकाल कितना है, नियुक्ति कौन कर रहा है, शपथ कौन दिलवा रहा है, त्याग पत्र किसको दे रहा है, रिपोर्ट किसको दे रहा है, और बस कितने सदस्यीय संरचना है। इन्हीं आयामों पर बात होती है। तो इन्हीं सब आयामों पर भी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के इस लेक्चर में हम लोग इन्हीं आयामों पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर आप पढ़ा तो रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? आप पढ़ा तो रहे हैं कि बच्चों के संवैधानिक अधिकार और बच्चों के कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करना है। लेकिन आप इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को यह बता दो कि भारतीय संविधान में या भारत के संविधान में बच्चों से संबंधित कौन कौन से अधिकार बच्चों को दिए गए हैं। मतलब जो किशोर है, जो 18 वर्ष से कम आयु वाले जो भी बालक है या जो भी बच्चियां हैं या जो भी है,
उनसे संबंधित कौन कौन से अधिकार भारत के संविधान ने उनको प्रोवाइड किए हैं, और अगर वो अधिकार संविधान में नहीं है तो भारत सरकार या संसद ने ऐसे कौन कौन से कानून बनाकर बच्चों के अधिकारों को संरक्षण से संबंधित ऐसे कौन कौन से प्रावधान या बच्चों को कानून बनाकर कौन कौन से ऐसे अधिकार दिए हैं। तो इन सब चीजों के बारे में आप हमें बता दो। तो सबसे पहले इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि बच्चों से संबंधित मतलब इस देश के संविधान में, हाँ पेन तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। तो इस देश के संविधान ने बच्चों को कौन कौन से संवैधानिक अधिकार का मतलब समझिए वे सभी अधिकार जो इस देश का संविधान मतलब भारत का संविधान किसको प्रोवाइड करता है, तो वो इस देश के बच्चों को इस देश का संविधान जो भी अधिकार, जितने भी अधिकार देता है, उन अधिकारों में से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो आप लोग यहां मोटे मोटे तौर पर समझ लो, ठीक है। तो सबसे पहला अधिकार और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अधिकार अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 21A या आर्टिकल 21A, ठीक है, ए। तो ये जो है वो मूल संविधान में नहीं था, ठीक है। आप लोग सबसे पहले समझिए कि क्या है। तो सबसे पहले कि आर्टिकल 21A मतलब पार्ट ए, आर्टिकल 21 के ए सब क्लॉज ए में क्या दिया हुआ है, तो इसमें क्या बोला गया 6 से 14 वर्ष की आयु वाले जितने भी बच्चे हैं, कौन से 6 से 14 वर्ष की आयु वाले जितने भी बच्चे हैं उनकी निशुल्क, समझिएगा, निशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। मतलब ये अनुच्छेद आर्टिकल 21A बोलता है कि 6 से इस देश में रहने वाले सभी बच्चे जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच की आयु के हैं उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा का अधिकार है, अनिवार्य रूप से उनको शिक्षा मिलेगी। और कैसे मिलेगी, तो ये प्रावधान करता है कि अनिवार्य रूप से और निशुल्क, मतलब इस शिक्षा का उनसे कोई भी क्या नहीं लिया जाएगा, शुल्क नहीं लिया जाएगा। मतलब इस देश के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य, मतलब ये उनका अधिकार है कि उनको शिक्षा मिले और निशुल्क रूप से शिक्षा मिले, ये उनका अधिकार है। ये अधिकार देता है क्या, यह संवैधानिक अधिकार है और ये अधिकार देता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A। ये मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान का मतलब वह संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय पर जो संविधान में था वह कहलाता है मूल संविधान। और उसके बाद अगर कुछ संविधान में ऐड किया गया है तो वो कहलाता है कि मूल संविधान में नहीं था, वो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या संविधान संशोधन के तहत अगर किसी को जोड़ा गया है तो यह भी मूल संविधान में नहीं था। मतलब 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ तो उस समय पर यह अधिकार जो है बच्चों के पास नहीं था। तो सर बाद में कब जोड़ा गया, तो बाद में इसे जोड़ा गया कब, बाद में इसको जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन मतलब 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। अलग से लिख देता हूं कौन सा अमेंडमेंट, 86th, सीए लिख दे रहा हूं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। अब क्यों अलग से लिख रहा हूं, तो इसकी इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। स्टार अगर मैं लगा रहा हूं तो आप समझिए आपसे प्री का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या प्री का क्वेश्चन पूछेगा कि आपसे पूछेगा कि बताइए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। सीधे अगर आपको याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रावधान किया गया है या निशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ये भी याद रखना है क्या कि 6 वर्ष से 14 वर्ष निशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया है। एक तो पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। क्या इतना आप याद रख पाओगे? 3 नंबर में आपसे पूछ लेगा, बताइए आर्टिकल 3 नंबर में आर्टिकल 21A, सिर्फ इतना लिख के आ जाएगा। अनुच्छेद 21A कितने मार्क्स में लिखना है? 3 मार्क्स में, 3 मार्क में लिखना है। तो क्या लिख पाओगे? अब बताओ हाँ या ना, ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ये कितने सारे क्वेश्चन आप समझिए, स्लाइड की इंपॉर्टेंट समझिए कि कितने सारे क्वेश्चन है, कितने सारे प्री मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो आप लोगों को 3 नंबर में भी ये क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है। मैं कह रहा हूं आप लोगों को खुद को लिख के कोशिश करना है कि आर्टिकल 21 को 3 नंबर में आप कैसे लिखोगे,
ठीक है, तो आप लोगों को लिखना है कि यह 3 पॉइंट आपको लिखना है। क्या लिखोगे कि यह जो अनुच्छेद है यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन 2002 के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। दूसरा पॉइंट यह है कि यह 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। मोर देन सफिशिएंट, इससे एक शब्द ज्यादा नहीं लिखना आप लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया अपना अनुच्छेद 321। ठीक है, इसके बाद सर एक तो आपने बता दिया कि ये मतलब इस देश के बच्चों को मिलने वाला जो संवैधानिक अधिकार है उसमें से एक ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है कि अगर इस चीज से अगर किसी बच्चे को शिक्षा अगर उसको नहीं मिलती है या किसी प्रकार से उसको शिक्षा से रोका जाता है तो इसके समाधान के लिए क्या सर, इसके समाधान के लिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, क्या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसका गठन इसीलिए किया गया कि अगर आपको आपके अधिकार नहीं मिलते तो आप यहां पर कंप्लेन कर सकते हो। आप मेरी बात को समझिए। ठीक है सर, और क्या दिया गया है, और बोला गया है अनुच्छेद 24 भारतीय संविधान का आर्टिकल 24। अगर आपकी पॉलिटी की क्लास हो चुकी है तो आप लोगों के लिए बहुत आसान है, लेकिन अगर नहीं हुई है तो भी आप लोग यहां पर याद रखने की कोशिश करो। जितना मैं बता रहा हूं उतना तो याद ही रख लो। जब पॉलिटी पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया जाएगा। रेड कलर से स्टार बना रहा हूं मतलब इंपॉर्टेंट है। स्टार बना रहे हैं मतलब सर हमें समझ आ गया कि अगर आपने स्टार बनाया मतलब वो इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया, इसमें बोला गया इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, कितने वर्ष, एक बार दोहराइए, कितने वर्ष, 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मतलब इस समय के जितने भी बच्चे होंगे, इस उम्र के जितने भी बच्चे होंगे, जोखिम भरे कार्यों में किसी भी प्रकार के कामों में नहीं लगाया जाएगा, प्रतिबंधित है। मतलब बोला गया कि बलाश्रम प्रतिबंधित है, मतलब 14 वर्ष के से कम उम्र वाले बच्चों को किसी भी कार्यों में नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी भी कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा। अब आप लोग खुशी खुशी जाके अपने भाई बहनों को नहीं बता देना कि यार देखना संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है, ये देख तेरी उम्र भी 13-14 साल है और संविधान में ऐसा बोला गया है कि किसी भी प्रकार के किसी काम में नहीं लगाया जाएगा। पता चले आप एक गिलास पानी मांगो, वो आपको संविधान का अनुच्छेद 24 गिनवा दे कि भाई साहब ये है मेरे पास आर्टिकल 24 है, ये बोलने लगेंगे। ठीक है, तो अच्छी बात है, ये सारी चीजें मजाक की बातें हैं, लेकिन ठीक है, जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जाएगा, ये भी अधिकार है, किसी भी प्रकार के कामों में नियोजित नहीं किया जाएगा, ये बोला गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में। और क्या अधिकार दिया है, और अधिकार ये फिर आ गया डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी मतलब जब आप लोग संविधान के भाग पढ़ोगे तो उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आप लोगों को मिल जाएगा। उसका अनुच्छेद है, क्या अनुच्छेद है, 39E सब क्लॉज ई, 39 अनुच्छेद 39 सब क्लॉज ई। इसमें बोला गया, इसमें क्या बोला गया कि बच्चों का विकास, मतलब बच्चों के विकास के लिए क्या क्या आवश्यक है, भोजन, फिर क्या, स्वास्थ्य, और क्या चाहिए विकास के लिए, शिक्षा। ठीक है, जीवन स्तर भी आप बोल सकते हैं, जीवन स्तर, एक जो जीवन जीने का जो स्तर है, ये सारे विकास के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो क्या क्या आवश्यक है, एक तो भोजन, एक तो मील, जितना भी भोजन आवश्यकता है एक बच्चे के विकास के लिए उसकी आवश्यकता है। एक बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य मतलब अगर किसी बीमारी से ग्रसित है तो उसका इलाज के लिए होना चाहिए। तो और जीवन स्तर मतलब एक अच्छा जीवन स्तर एक बच्चे के विकास में बहुत मदद करता है। अब देखिए क्या बोला गया अनुच्छेद 39E में, अनुच्छेद 39E में ये बोला गया कि राज्य से यह अपेक्षा की जाती है, किससे कर रहे हैं हम, डीपीएसपी का मतलब है, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब ऐसे सभी तत्व या ऐसे सभी नीति या ऐसे सभी नियम या ऐसे सभी कर्तव्य, आप एक तरीके से ऐसे मान लो कि राज्य को बोला गया है कि ये आपके कर्तव्य है, आपको इन कर्तव्यों को पूरा करने की हमेशा कोशिश करनी है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो राज्य के लिए कर्तव्य है, राज्य को आईना दिखाते हैं कि आपको ये काम करने हैं। ठीक है, अभी के लिए आप बस इतना समझिए। तो 39E में बोला गया कि राज्य से यह अपेक्षा की जाती है। राज्य मतलब आपकी सरकार, आपकी गवर्नमेंट, आपकी जो भी गवर्नमेंट है, अगर केंद्र के स्तर पर बात करें तो केंद्र सरकार से यह अपेक्षा की जाती है। क्या कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, जबरदस्ती नहीं है। गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ हमारे पास फंड है, हम ये सारी चीजें काम कर सकते हैं,
तो गवर्नमेंट कम करेगी, ठीक है। लेकिन अगर उनके पास अभी ऐसी कंडीशन नहीं है, ऐसी सिचुएशन अभी नहीं है कि वो ये सारी चीजें कर पाए, तो उस समय पर नहीं करेगी। तो इसलिए बोला गया है कि बाध्य नहीं है, लेकिन हम लोग, ये संविधान जो है वो राज्य से ऐसी अपेक्षा करता है, क्या करता है कि बच्चों के विकास को सुनिश्चित करे। सुनिश्चित करे का मतलब कि बच्चों के विकास के लिए जो भी चीजें आवश्यकता है उन सब चीजों को प्रोवाइड करने की कोशिश करे, ऐसा भारत का संविधान जो है राज्य से अपेक्षा करता है। अब देखो, आप लोग बोलोगे सर हाँ ठीक है, भोजन, स्कूलों में मिड डे मील, स्कूलों में मिड डे मील होता है, मिड डे मील मिलती है, तो ये विकास के संबंध में ही सरकार ने प्रावधान किया है कि किसी बच्चे का विकास न रुके, इसलिए मिड डे मील योजना, ठीक है। शिक्षा मैंने अभी बताया आपको, शिक्षा के लिए ये प्रावधान कर दिया कि उसके विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। तो इसमें बोल दिया गया कि शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। स्वास्थ्य के लिए देखो बच्चों, आप भी जानते हो, जब भी आप निःशुल्क स्वास्थ्य भी है, आजकल आप देखते होंगे जो भी है हर गांव में लगभग स्वास्थ्य केंद्र खुल चुके हैं, तो निःशुल्क भी है। आयुष्मान योजना, चाहे आप किसी भी प्रकार की योजना है, तो निःशुल्क स्वास्थ्य का भी प्रावधान करता है, ठीक है। और बात करें हम लोग टीके की, जैसे बच्चा अगर अपनी जो भी बच्चे रहते हैं तो उस समय पर कितने प्रकार, 7 प्रकार के टीके लगते हैं, तो ये टीके भी निःशुल्क लगते हैं। तो ये भी गवर्नमेंट की ही पॉलिसी है कि बच्चों के विकास के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जीवन स्तर की बात करें तो जीवन स्तर की अगर हम लोग बात करें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बनाए जा रहे हैं, जो भी पक्के मकान बनाए जा रहे हैं, तो एक तरह से जीवन स्तर को सही बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब चीजों से रिलेट करके आप उन सब चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 39 सब क्लॉज ई में बोला गया कि राज्य से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वो बच्चों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा, मतलब करेगा। कौन अपेक्षा कर रहा है? इस देश का संविधान राज्य से अपेक्षा कर रहा है, ठीक है। फिर सर अगला अनुच्छेद क्या है? तो अनुच्छेद 45 देखो, ठीक है। 45 बोला गया, वही अपेक्षा कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, राज्य से अपेक्षा कर रहे हैं कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों का विकास सुनिश्चित करें। मतलब अभी तक बच्चे मतलब 0 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, लेकिन यहां पर स्पेशली अनुच्छेद 45 में बोला गया कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग राज्य से अपेक्षा करता है, और राज्य ऐसे काम करता भी है। जैसे मैंने बताया, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य के लिए टीके लगाए जाते हैं, और कुछ जो जैसे हम लोग बात करें, जो भी प्रेग्नेंट लेडी रहती है उनको भी कुछ ना कुछ मदद करती है सरकार की, अच्छे से अपना पोषण ले पाए, इसलिए कुछ पैसे भी दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, ठीक है। तो ये सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। मतलब एक ब्रॉड माइंड में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। फिर अगला अनुच्छेद सर, अगला अनुच्छेद 51 मतलब 51 क्या बोलता है? 51 ये बोलता है कि यह प्रावधान करता है कि संरक्षक मतलब बताओ, संरक्षक मतलब माता पिता, और जिनके मान के चलिए किसी के माता पिता नहीं होते तो उनका जो संरक्षण करते हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। तो संरक्षक मतलब हम लोग मोटे तौर पर माता पिता की बात कर रहे हैं कि जो भी हमारे संरक्षक है उनसे यह प्रावधान करता है कि उनसे यह आशा करता है या ये प्रावधान करता है कि वो अपने बच्चे, जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षित करने का प्रयास करे। ये माता पिता के ऊपर भी डाल दिया, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद ने बोला, क्या बोला संविधान के अनुच्छेद ने? भारतीय संविधान प्रत्येक बच्चों के माता पिता से भी अपेक्षा करता है कि वो उनसे जितना हो सके अपने बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास करें। ये बोलता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 51 बोलता है कि जो भी इस देश में जो भी लोग रहते हैं और अपने बच्चों को वो पढ़ाने की कोशिश करें, जितना उनसे हो पाए उतना प्रयास उनको करना है। तो ये सारे जो है वो अनुच्छेद जो है वो संविधान में हम लोगों को दिया है। ये सभी अधिकार इस देश के बच्चों को संविधान के द्वारा प्रोवाइड किए गए। लेकिन जो चीज संविधान में नहीं ऐड हो पाई, तो भारत सरकार ने कानून बनाकर भी कुछ चीज दी है। जैसे भारत सरकार ने कानून बनाया बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, ये याद रखना है। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम कब आया था, ये आपसे प्री में पूछा जा सकता है। तो 1986 में आया था, ये आपको याद रखना है। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि किसी भी प्रकार से बच्चों को, अब देखो वही क्या बोला गया यहाँ पे, देखो किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को। अब इसको लागू करने के लिए कि ऐसा नहीं हो, इसके लिए क्या किया भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया जिसे बोला गया बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986। और इस अधिनियम के तहत जो भी प्रावधान किए गए कि जो भी सजा डिसाइड करी कि कारावास कितना होगा, जुर्माना कितना दिया जाएगा, ठीक है, सारे जो प्रावधान है वो इसी के तहत किए गए।
फिर और क्या किया गया सर, और बोला गया किशोरी न्याय मतलब बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम सन 2000 में लागू किया गया, ये किया गया। अब देखो यहां पर बोला गया कि बच्चों की देखभाल करेगा, अब इसको लागू करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, एक अधिनियम पारित कर दिया और इसके तहत प्रावधान कर दिया गया बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। बच्चों की बहुत बड़ी समस्या ये रहती है कि इस देश में बाल विवाह बहुत ही हाई लेवल पर, मतलब हम लोग बोले कि बाल विवाह बहुत ही उच्च स्तर पर होता था, ठीक है। तो अब उसको रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में लाया। आप इनके सन जरूर याद रखना, क्योंकि हो सकता है सीधे सीधे आपसे क्योंकि प्री में ही पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्री में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि बताइए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम भारत सरकार ने कब लागू किया गया या संसद से कब लागू हुआ, तो 2006 में। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में, ठीक है। फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2000 में, राइट टू एक्ट या शिक्षा का अधिकार, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण, जो भी बालक है या जो भी बालिका है इनके संरक्षण के लिए पॉस्को एक्ट, एक अधिनियम बनाया जिसको बोला जाता है पॉस्को एक्ट। इसका फुल फॉर्म अगर आप लोग देखेंगे तो लिखूंगा पी से प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, इस एक्ट का नाम है। और ये कब आया था, तो 2012 में। ये भी आपको याद रखना है कि कब आया था पॉस्को एक्ट, तो 2012 में। तो इस देश की सरकार ने संसद के द्वारा अलग अलग समय पर जब उन लोगों को लगा कि हाँ ऐसा कुछ एक्ट पास होना चाहिए, तो अलग अलग समय पर अलग अलग एक्ट पास करके इतने सारे अधिकारों, उनके बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए इतने सारे प्रावधान कर दिए। हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो हम लोगों को यही सारी चीजें पढ़ना है। अब आप लोगों ने यहां पर देख लिया, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या कर लिया, आप लोगों ने यहां पर देख लिया कि सर आपने महिला आयोग के बारे में हमें पढ़ाया, हमें मध्य प्रदेश महिला आयोग के बारे में पढ़ाया। अब आप पढ़ा रहे हैं बच्चों के अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए जो आयोग है उसके बारे में आप हमें पढ़ा रहे हैं। 2 सेकंड यार, है ना। ठीक है, तो आप पढ़ा रहे हैं हम लोगों को कि बच्चों को जो भी संवैधानिक और कानूनी अधिकार दिए गए हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग के बारे में हम लोगों को आप पढ़ा रहे हैं। और उस आयोग का नाम क्या बताया, उस आयोग का नाम आपने बताया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर हमें तो पता ही नहीं कौन कौन से अधिकार है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया जो भी संवैधानिक अधिकार संविधान ने इस देश के बच्चों को दिया है या सरकार ने समय समय पर कानून बनाकर जो भी अधिकार दिए हैं उन सब चीजों को मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि यार पृष्ठभूमि क्या है, मतलब विश्व स्तर पर जो काम हुआ है तो वो कैसे हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें तो देखिए हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले ये अवधारणा आई कहां से कि यार बच्चों को अधिकार दे रही है आयोग या एक ऐसे आयोग का गठन करना है कि जो बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करे, ऐसे आयोग को गठन करना है। ये सब जो चीजें है ये आई कहां से, तो बच्चों के अधिकारों के ऊपर संयुक्त राष्ट्र ने एक जो बैठक की थी उसको बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ अभिसमय। हिंदी में बोला जाता है अभिसमय या इंग्लिश में आप बोल सकते हैं कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशन बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो संयुक्त राष्ट्र अभिसमय हुआ। अब देखिए इसको फुल फॉर्म अगर आप UNCRC, इंग्लिश में बोला जाता है UNCRC। इस UNCRC का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस, UN से यूनाइटेड नेशन, C से कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के अधिकार के ऊपर एक बैठक या एक कन्वेंशन हुआ जिसको बोला जाता है क्या, संयुक्त राष्ट्र अभिसमय मतलब बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का एक बैठक हुई। कब हुई तो 1990 में हुई, नवंबर 1990 में एक बैठक हुई, ठीक है। अब क्या हुआ आप समझिए यहां पर, मतलब बात यह हुआ कि बात कहां से आई, मतलब भारत में ऐसे आयोग के गठन का प्रावधान आया कहां से, तो क्या हुआ 1990 में। यहां से आप समझिए, उतनी बड़ी स्लाइड आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1990 में क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक हुई, संयुक्त राष्ट्र की बैठक हुई जिसे क्या बोला गया, यूनाइटेड नेशन CRC मतलब UNCRC मतलब क्या फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड। अब इसमें बोला गया, इसमें क्या बोला गया, अब जितने भी लोग इसमें शामिल हुए तो उनको बोला गया कि आपको अपने स्तर पर, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब आपके देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग का गठन करना है,
एक आयोग या एक ऐसी संस्था बनानी है जो जिसका काम क्या होगा, एक आयोग का गठन करना है, क्या करना है, गठन करना है। और जिसका काम क्या होगा, इसका काम होगा बच्चों के मतलब बाल अधिकार, बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने का काम होगा। बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने का जो काम होगा वो किसका होगा, तो वो होगा जो भी आप आयोग बनाओगे उसका काम होगा बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने का काम होगा। ठीक है, ये बात हो गई। 2 सेकंड है ना, आप लोग वेट करिएगा। ठीक है, तो कहां से बात आई, बात आई कि यूनाइटेड नेशन ने सबसे पहले कदम उठाया, और कब उठाया, तो 1990 में कदम उठाया और बोला, सभी देशों को बोला कि आप अपने स्तर पर क्या करना है, आपको अपने स्तर पर अपने राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग का गठन करना है या एक कमीशन का गठन करना है, जिसका काम होगा, क्या होगा काम, कि उसका काम होगा कि बच्चों के अधिकारों को संरक्षण करना। यहां पर वही बात करी है कि एक बैठक हुई जिसको यूएनएचआरसी, उसका फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही है, सारी चीजें कब हुई, जो इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि बताइए बाल अधिकारों को लेकर संयुक्त राष्ट्र की बैठक कब हुई या कन्वेंशन कब हुआ, तो आपको याद रखना है नवंबर 1990। नीचे और लिख देता हूं ताकि आप लोग बार बार कॉपी में लिख पाए, नवंबर 1990 ये पहला दिन था जब बाल अधिकारों के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर बात की गई। ठीक है, अब जब ऐसी बैठक हुई तो उस बैठक में जो भी निर्णय निकला उसको अंगीकृत कब किया गया, तो 20 नवंबर 1989। ठीक है यार, डेट कुछ मिसिंग है क्या, यार ये एक बार मैं चेक करके आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा आप लोग कल की क्लास में मैं आप लोग एक बार मैं चेक ही कर लेता हूं। 2 सेकंड रुक जाओ। सॉरी, वहां पे वो मिस प्रिंटिंग हो गई थी। ठीक है, ये 90 नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है, ये 89 है। वो एक्चुअली मेरे भी ध्यान से निकल गया और जो स्लाइड बनाने वाले ने उसने 1990 लिख दिया। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है 1989 जो बैठक हुई वो कब हुई, 1989। ये आप लोग थोड़ा सुधार लीजिएगा, इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग लेक्चर देखिएगा, जो सुधारना होगा मैं यहाँ पे सुधरवा दूंगा। अगर आप पीडीएफ से लिखोगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो 1989 में हुई ये बैठक। ठीक है, 1989 में ये बैठक हुई और 1989 में जब बैठक हुई तो इस बैठक को जब अंगीकृत किया गया, इस बैठक के तहत जो भी निर्णय लिया गया उसको अंगीकृत कब किया गया, तो 20 नवंबर 1989, मतलब नवंबर में बैठक हुई और नवंबर में बैठक होने के बाद ही 20 तारीख को इसको अंगीकृत, मतलब सारे देशों ने इसको अपना लिया गया। इन्होंने बोला कि हाँ, हम लोग चाहते हैं कि ऐसा कोई आयोग बने, हम लोग चाहते हैं कि ऐसा कोई कमीशन बने जो काम क्या करे, जो काम करे बच्चों के अधिकार से संबंधित जितने भी काम हों, बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले जितने भी काम हों वो काम करे कौन, ये ऐसा ही एक आयोग बनाने के लिए बात कही गई। ठीक है, बात ये हो गई। फिर क्या हुआ सर, फिर क्या हुआ, तो सर अंगीकृत तो हो गया, मतलब लोगों ने मान लिया, लेकिन लागू कब किया गया, तो लागू किया गया 2 सितंबर 1990 को इसको लागू किया गया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हो सर, क्या है सर पढ़ने लायक क्या है इस चीज में, तो इस पूरी की पूरी लाइन में डेटा ही डेटा है जो आप लोगों को याद ही रखना है। 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, 6 बार पढ़ो, जितनी बार चाहे पढ़ो, लेकिन याद रखना है, मतलब याद रखना है यार, कुछ किया नहीं जा सकता। क्या, तीनों डेट याद रखनी है। क्या डेट याद रखनी है, अंगीकृत कब किया गया 20 नवंबर 1989, लागू कब किया गया 2 सितंबर 1990। ठीक है, और भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किए, भारत ने कब लागू किया इसको, तो भारत ने जब इस पर हस्ताक्षर किए तो वो भी याद रखना है, क्या, 11 दिसंबर 1992, मतलब 89 में बैठक हुई,
89 में ही उसको अंगीकृत किया गया, 90 में उसको लागू किया गया और 92 में 2 साल बाद भारत ने उस पर हस्ताक्षर किए। ये जो हो गए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए उससे संबंधित। ठीक है, तो वही चीज है, मैंने बोला कि इस बैठक में क्या बोला गया, जो भी सदस्य देश है उनको बोला गया कि अपने यहाँ बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए एक संस्था या आयोग का गठन करना है। ये चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, बात हुई यही कि भारत ने जब सिग्नेचर किया तो भारत को भी बोला गया कि आपके यहाँ भी क्या करना है, भारत में भी एक ऐसे आयोग या ऐसे एक गठन जो संस्था है उसका गठन करना है। और भारत ने खूब बखूबी किया। क्या किया भारत सरकार ने किया, 2005 में भारत सरकार ने बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम अपने यहाँ अपने संसद से पास किया। क्या भारत ने अपनी संसद से बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 को पास किया। ठीक है, 2005 अपने यहाँ लेकर आए, 92 में 92 में सिग्नेचर कर दिया था। लेकिन बहुत समय बाद भारत सरकार ने 2005 में बच्चों के संरक्षण के लिए एक अधिनियम पास किया और इस अधिनियम के तहत बोला गया कि हमारे यहाँ पर 3 स्तर पर बच्चों के संरक्षण के लिए अलग अलग संस्थाओं का गठन किया जाएगा। और वो क्या होगा, तो उन्होंने बोला राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा, तो राष्ट्रीय स्तर पर तो होगा हमारे यहाँ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राज्य स्तर पर जो होगा मतलब राज्य में भी होगा, मतलब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये होगा राज्य स्तर पर। और उन्होंने बोला कि जिले स्तर पर भी काम करेंगे और जिले स्तर पर क्या होगा, बालक न्यायालय या बाल न्यायालय के रूप में बच्चों के संरक्षण के लिए एक ऐसी संस्थाओं का गठन किया गया। तो भारत ने कितने स्तर पर आयोगों का गठन किया, कितने स्तर पर, तो ये 3 स्तर पर। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बालक न्यायालय। हम इन तीनों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इन तीनों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग पढ़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आप लोगों को ये याद रखना है। क्या याद रखना है, 20 नवंबर, ठीक है, 20 नवंबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस। बाल अधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है, अगर आप इससे पहले वाली तारीख याद रखोगे तो आपको याद रखना है कि 20 नवंबर 1989 को क्या किया गया था, यूएनसीआरसी के द्वारा जो भी बिल पास किया गया था उसको अंगीकृत कर लिया गया था और बोला गया था कि हाँ बच्चों के अधिकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमें काम करना है। तो उस डेट को जब अंगीकृत किया तो उसी दिन निर्णय लिया गया कि उसके बाद बोला गया कि 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस के रूप में 20 नवंबर को मनाया जाएगा, जिसकी परिकल्पना किसने करी, वीके कृष्ण मेनन। ये नाम याद रखना है आपको कि इसकी परिकल्पना किसने करी, वीके कृष्ण मेनन। ठीक है, तो क्या इस स्लाइड में कुछ याद रखने लायक है, हाँ मतलब नॉर्मल आप पढ़ सकते हो, जो इंपॉर्टेंट है उस पर स्टार लग चुका है। ठीक है, तो सामान्य परिचय की बात करें कि अब भारत ने बोल तो दिया, समझिए हाँ बहुत ज्यादा गर्मी है दोस्तों। ठीक है, तो भारत ने बोल तो दिया कि भारत ने 1992 में हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद भारत ने उस पर काम भी किया। भारत सरकार ने 2005 में बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है ये पास भी किया 2005 में। अब उसके तहत क्या बोला गया, उन्होंने बोला कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और जिले स्तर पर बाल न्यायालय के रूप में हम लोग गठन करेंगे। अब इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर काम करना है। अधिनियम में बोला गया क्या, अधिनियम में क्या बोला गया, अधिनियम में सारी चीज़ें कि कौन कितने सदस्य वो होगी, संरचना होगी, कौन सदस्यों की नियुक्ति करेगा, कैसे उनको पद से हटाएंगे, कितना इनका कार्यकाल होंगे, क्या क्या काम होंगे, किस प्रकार से वो अपनी जो प्रक्रिया है उसको विनियमित करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में उसी अधिनियम में, कौन से अधिनियम में, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में सारी चीज़ें बोली गई और इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हम लोगों ने एक तरीके से आप मान के चलिए कि पृष्ठभूमि ही बनाए हैं। ठीक है, तो सामान्य परिचय अगर हम लोग बात करें, अब जैसे कि आपको पता ही है, क्या पता है भाई साहब बताओ, जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक्ट पास किया। कौन सा एक्ट किया, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण
अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम हम लोगों ने पास किया। और बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम जब पास किया, कब? 2005 में किया। तो आप मुझे बताइए कि किसी संस्था, कोई भी ऐसी संस्था जिसके लिए हमें संसद में विधेयक लाकर उस संस्था का गठन करना पड़े, तो वो कैसी संस्था होगी? कैसी संस्था होगी? चलो बताओ कैसी संस्था होगी। तो हम लोग, अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोगों को, मुझे लगता है कि पहला लेक्चर देखने की आवश्यकता है। तो ऐसे सभी संस्थाएं जिनका जो गठन है वो किसी संसद में विधेयक या संसद में बिल लाकर उसका गठन किया जाता है, तो वो सभी क्या कहलाती है? सावधिक निकाय। सावधिक निकाय, ये तो हो गया, सावधिक निकाय है। बिल्कुल पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्यों सावधिक निकाय है? क्योंकि संसद में कौन सा एक्ट पारित किया गया, कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 पास किया गया, उसके तहत इसका गठन किया गया। इस वजह से इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया, क्या है ये है सावधिक निकाय। तो सर क्या गैर संवैधानिक बोल सकते हैं? क्या गैर संवैधानिक बोल सकते हैं? बताओ आप लोग, क्या गैर संवैधानिक? हाँ, आप लोग मुझे बताओ कि क्या इसको हम लोग गैर संवैधानिक भी बोल सकते हैं या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकते हैं? हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में लिखिए हाँ या ना। ठीक है, क्या हम इसको गैर संवैधानिक बोल सकते हैं? ये मैं देखूंगा, ये मैं बताऊंगा नहीं कि बोल सकते हैं या नहीं। आपको हाँ या ना, आपको ऐसा लिखना है कि हाँ गैर संवैधानिक बोल सकते हैं या नहीं, इसको हम गैर संवैधानिक नहीं बोल सकते। तो ठीक है, 2005 में अधिनियम आया और इसका जो गठन है कब किया गया? तो इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट, जितने स्टार, मेरे पास जगह नहीं है, नहीं तो मैं 500-600 स्टार जरूर लगा देता इस पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है 5 मार्च 2007, ये तारीख इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस दिन गठन किया गया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न आएगा। क्या प्रश्न आएगा कि बताइए किस तारीख को गठन किया गया? सीधे प्रश्न आएगा, तारीख याद नहीं रहेगी, क्वेश्चन गलत जाएगा और क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएगा? प्रश्न गलत हो जाएगा। और छोड़िए, अब आप गलत हो जाएगा तो फिर इससे बुरा क्या ही हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको डेट याद रखनी है। फिर कौन गठन करेगा? कौन गठन करेगा? तो केंद्र सरकार गठन करेगी। और केंद्र सरकार अगर गठन करेगी तो ये बात सर कहाँ लिखी हुई है? तो ये बात लिखी हुई है बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में बोला गया कि केंद्र सरकार के द्वारा गठन किया जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय आपको याद रखना है नई दिल्ली। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम है शांता सिन्हा। ये नाम याद रखना है कि बच्चों के संरक्षण के लिए बाल अधिकार संरक्षण जो आयोग है उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम है शांता सिन्हा। कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अभी बताइए, एक और ऐसा आयोग हम लोगों ने पढ़ा जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन आता है या उसका नोडल मंत्रालय वो है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन ही आता है ये भी। ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि अभी हम लोगों ने कौन सा ऐसा आयोग पढ़ा है जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जिसका नोडल मंत्रालय है, इसको छोड़कर। ठीक है, ये बातें हो गई। तो यहां पर जो चीजें हैं, अब देखो इसमें कुछ समझाने वाली चीजें नहीं है यार। 5 मार्च 2007 को स्थापना हुई या गठन हुई, इसमें मैं क्या समझाऊं? आपको याद करना है, मतलब याद करना है। कौन करता है? केंद्र सरकार। मैं आपको बताया कि केंद्र सरकार क्यों करता है, क्योंकि इस अधिनियम में बोला गया कि केंद्र सरकार इसका गठन करेगा। इस वजह से यहां लिखा है कि केंद्र सरकार गठन करता है। तो इसमें समझाने वाली कोई चीज है ही नहीं। ठीक है, नई दिल्ली मुख्यालय है, पहले अध्यक्ष शांता सिन्हा, ये आपको याद होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? नहीं याद होगा तो क्वेश्चन गलत होगा। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इसमें क्या समझाऊं मैं? कोई मंत्र पढ़ के आपको याद तो नहीं करवाऊंगा, क्योंकि याद आपको ही करना है। ठीक है, तो जो चीजें समझाने वाली है वो चीज मैं आपको समझाता हूं, बाकी जो याद करने वाली चीजें है वो आपको याद करना ही है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य साफ है। उद्देश्य इतनी देर से क्या पढ़ रहे हैं? इतनी देर से हम लोग यही तो देख रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं कि सर भारतीय संविधान ने इस देश के बच्चों को, इस देश के किशोरों को कुछ अधिकार दिए हैं। कौन से अधिकार दिए? तो संवैधानिक कुछ अधिकार संवैधानिक दिए और कुछ अधिकार कानूनी अधिकार दिए। तो इन सभी संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, इन सभी संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करने का उद्देश्य किसका है? ये उद्देश्य है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का। ठीक है, यही उद्देश्य है। अब उसको 4 पॉइंटों में अलग अलग तरीके से लिख दिया है स्लाइड में। तो आप बोलोगे कि सर आप उड़ा रहे हो। उड़ा क्या रहा हूं? मैं पढ़ देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ दूंगा। लेकिन वही चीज लिखी है जो चीज मैं आप लोगों को आधे घंटे से समझा रहा हूं।
ठीक है, तो पढ़ देता हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला गया? बाल अधिकारों की सुरक्षा, मतलब बच्चों के जो भी अधिकार है उनकी सुरक्षा, यही तो बोल रहा हूं यार मैं, ठीक है। और उनके बाल विकास, बच्चों के विकास के लिए जो जो चीजें आवश्यकता है उसके लिए काम करना, मतलब उसको बढ़ावा देना, ये उद्देश्य है, ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी है बच्चों की सुकुमार व्यवस्था मतलब आप ये मान के चलिए कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो भी है उनकी जो भी अवस्था, उनका संरक्षण करना, मतलब बच्चों का संरक्षण करना, उनके अधिकारों का संरक्षण करना, वही बात है। 0 से 18 वर्ष के बच्चों का संरक्षण एवं विकास, बात वही है, जो पॉइंट यहाँ है वो यही है, ठीक है। जो मुख्य बात यह है कि भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी भी राज्य की गवर्नमेंट अगर बच्चों से संबंधित कुछ कानून बनाती है या बच्चों से संबंधित, बच्चों के अधिकारों से संबंधित या कोई भी देश का कोई भी कानून ऐसा बनाती है, और तो ये आयोग जो है इस बात का ध्यान रखता है, वहाँ इस बात की सलाह देता है कि उसके कारण जो इस देश के बच्चे हैं या जो इस देश के बालक है उनके किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार का हनन ना हो, इस बात का ध्यान देता है, इस बात की क्या करता है, अनुशंसा करता है गवर्नमेंट से, ठीक है। तो ये बात इस वाली लाइन में लिखी हुई है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्या करता है, देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है कि समस्त विधि मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी विधि या नीतियां बनाई जा रही है, जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इसमें ये जो जितनी भी नीतियां चलाई जा रही है वो बच्चों के अधिकार के अनुकूल हो। इसका मतलब मैंने बोलचाल की भाषा में आपको बता दिया, बच्चों के अधिकार के अनुकूल हो, मतलब ये कि जितनी भी नीति कार्यक्रम या जो भी चीजें चल रही है वो ऐसी ना हो कि बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा हो उससे, मतलब बच्चों के अधिकार के अनुकूल का मतलब यह है कि बच्चों के अधिकारों का हनन ना हो, ठीक है, तो उसके अनुकूल हो, ऐसी चीजें वही है, ठीक है, वही सारी चीजें कि ऐसी सलाह या ऐसी सिफारिश करेगा, ठीक है, उसमें सलाह देगा। तो जो संवैधानिक अधिकार है ये चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। कौन कौन से अधिकार संविधान ने दिए ये चीज भी हम समझ चुके हैं, और आगे की बात करें तो कानूनी अधिकार भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोगों को देखना है कि गठन, कि सर आपने बता तो दिया कि एक आयोग होगा, आयोग का कार्य जो मुख्यालय होगा वो कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। पहले अध्यक्ष बता दिए, किस तारीख को हुआ भाई साहब, तो किस तारीख को हुआ, 7 मार्च, नहीं सॉरी क्या डेट हो गई, मेरे दिमाग से क्यों निकल गई, हाँ 5 मार्च, वही 2007 है ना, इसलिए ये यही होता है, जो चीज़ मेरे साथ यहाँ पढ़ाने में हो रही वही चीज़ आपके साथ एग्जाम में होगी, कि आपको लगेगा कि 7 मार्च 2005 है या 5 मार्च 2007 है। इतने कंफ्यूजन में आपका क्वेश्चन गलत हो जाना है, आप मान के चलिए, ठीक है। तो कब गठन किया गया, तो आपको याद रखना है 5 मार्च 2007 को गठन किया गया। ये चीज सर आपने हमें बता दी, किस अधिनियम के तहत किए गई, तो आपको पता है कौन सा अधिनियम, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन किया गया। पहला गठन कब किया गया, तो पहली बार जब गठन किया गया 5 मार्च 2007। ये डेट बार बार मैं लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। किस धारा के तहत, तो धारा 3 सब क्लॉज ए के तहत केंद्र सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के, क्योंकि इस अधिनियम में बोला है कि केंद्र सरकार गठन करेगा, तो केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया। कब किया गया, 5 मार्च 2007 को इसका गठन किया गया, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ आई, ठीक है। जो भी चीजें मैं यहां बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं यहां पर, वो चीजें जो भी चीजें मैं बता रहा हूं आप लोगों को, वो चीजें जो है वो इस अधिनियम में लिखी हुई है, इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। इसमें मैं अपने मन से कुछ नहीं लगा रहा, सारी चीजें जो वही चीजें बता रहा हूं जो इस अधिनियम में लिखी हुई है। तो क्या बोला गया, इस आयोग के गठन के बारे में बोला गया कि इस आयोग का गठन जो है कौन से अधिनियम, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 सब क्लॉज ए के तहत कौन करेगा भाई साहब, तो केंद्र सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद बोला गया इसकी संरचना, तो बताया गया कि सब क्लॉज 2, इसी अधिनियम की धारा 3 के सब क्लॉज 2 में इसकी संरचना के बारे में बताया गया, और इसकी संरचना में बोला गया कि कितनी सदस्यीय निकाय होगा, तो इन्होंने बोला गया कि 7 सदस्यीय निकाय होंगे, 7 सदस्यीय निकाय होंगे। अब इनमें भी क्या क्या होगा, देखिए 7 सदस्यीय निकाय के बारे में बोला गया, क्या 1 + 6 + 1, ठीक है, ये 7 तो ठीक है, ये है मेन सदस्य, इसमें से एक अध्यक्ष होगा, 6 सदस्य होंगे, एक सचिव, हर जो सचिव सदस्य होता है वो
हर आयोग में आपको मिलेगा। तो जो आप मुख्य जो याद रखना है आप लोगों को, क्या याद रखना है कि 7 सदस्यीय है। इस बारे में क्या बोला गया, कौन से अधिनियम की धारा 3 के सब क्लॉज 2 में बोला गया कि इसकी संरचना होगी। ठीक है, तो 7 सदस्यीय होगी। बात यह है कि बोला गया अध्यक्ष कौन होगा। ठीक है, तो अध्यक्ष बोला गया कि उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जिसने अपना पूरा जीवन बच्चों के कल्याण के लिए काम किया है, बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अगर उसने काम किए हैं, बहुत सारे ऐसे असाधारण काम किए, तो ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा। और बोला गया कि सदस्यों की जो योग्यता है वो भी अलग अलग है। जो अन्य 6 सदस्य है वो एक जो होना चाहिए वो शिक्षा के क्षेत्र से होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हम लोगों ने मिस कर दिया। क्या मिस कर दिया, इन 6 सदस्यों में कम से कम 2 महिला होना तो अनिवार्य है। कोशिश करें कि 6 की 6 महिला हो तो भी चल जाएगा काम, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि 6 के 6 सदस्यों में एक भी महिला ना हो। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बोल दिया कि कम से कम 2 महिलाओं का होना तो अनिवार्य ही है। ठीक है, वो अध्यक्ष हो चाहे कोई भी हो, लेकिन 2 महिला हम लोगों को यहाँ चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई। फिर इन्होंने बोला कि क्या बोला गया कि सदस्य जो है वो 6 सदस्य भी अलग अलग जो है योग्यताएं रखेंगे। एक जो होगा शिक्षा से होगा, एक जो होगा वो बाल स्वास्थ्य से संबंधित होगा या बाल विकास से संबंधित होगा वो व्यक्ति। ठीक है, फिर एक होगा किशोरों को न्याय से संबंधित जो भी विख्याता होगा। ठीक है, बालाश्रम के क्षेत्र में अगर किसी ने काम किया हो या उनके उन्मूलन के क्षेत्र में किसी ने काम किया होगा तो ये सारी योग्यताएं उनमें बोला गया। एक व्यक्ति जो होगा वो बाल कानून का विशेषज्ञ होगा। ठीक है, एक व्यक्ति होगा बाल मनोविज्ञान का विशेषज्ञ होगा। तो ये बोला गया कि जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसके जो 6 सदस्य हैं उनकी जो विशेषताएं होनी चाहिए ना वो ये होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो बच्चों के जितने भी अधिकार, संवैधानिक अधिकार या सांविधिक अधिकार जितने भी इस देश के बच्चों को मिले हैं तो उनको सुनिश्चित कर पाए। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को समझ आई। 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। हर सदस्य जो है उनकी अलग अलग योग्यताएं हैं। 2 महिलाएं होना आवश्यक है। 7 सदस्यीय निकाय है। किस अधिनियम के तहत किया गया है, किस अधिनियम के तहत किया गया है, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें वही। ठीक है, सदस्य सचिव आप लोगों को पता ही है कि एक अधिकारी होता है और नियुक्ति कौन करेगा, तो केंद्र सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। इतनी चीजें आप लोग याद रखिए। ठीक है, कहां तक कि इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है, केंद्र सरकार कर रहा है। संरचना आप लोगों ने देख ली, 7 सदस्यीय संरचना है। ठीक है, इसके बाद की जो भी चीजें हैं हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ठीक है इसके बाद एक और सर की क्लास होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग अभी ये मान के चलिए कि आप लोग यहां तक इतनी चीजें आप लोगों को समझ आई है तो यस करिए, और अगर आप लोगों को समझ नहीं आई है, अगर किसी चीज में कोई भी डाउट है तो आप लोग उसको कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आप लोगों के डाउट जरूर देखूंगा, और जो भी चीज होगा जैसे ही हम लोगों की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी तो उससे पहले मैं आप लोगों के डाउट सॉल्व करने की कोशिश पूरी तरीके से करूंगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई। और अगर आप लोगों को लगता है कि एग्जाम ओरिजिनल्स आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, या मेरे लेक्चर से आप लोगों की तैयारी में 1% या 0.0001% भी अगर आप लोगों को कुछ फायदा होता है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए। क्योंकि आपके शेयर करने से, आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से हम लोगों को मिलता है मोटिवेशन, और जब भी हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा तो हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम ओरिजिनल्स आपकी सेवा के लिए हमेशा, आपकी तैयारी को एनहांस करने के लिए, आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए हमेशा समर्पित है एग्जाम ओरिजिनल, और हमेशा समर्पित रहेगा। आप एग्जाम ओरिजिनल का चैनल सब्सक्राइब करिए, ऐप पर जाइए और देखिए आपकी तैयारी को एनहांस करने के लिए एग्जाम ओरिजिनल के ऐप पर क्या क्या अवेलेबल है, उसके हिसाब से देखिए, उसके हिसाब से परचेज कीजिए, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, और आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, फिर से अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी आप लोगों की इसी मंच पर। किस मंच पर? एग्जाम ओरिजिनल के मंच पर, एग्जाम ओरिजिनल के यूट्यूब चैनल पर, एग्जाम ओरिजिनल के ऐप पर। ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मैं तारेंद्र बेले आप सभी से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।